हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GK अड्डा 360 में। और आज जो है वो ज्योग्राफी की टॉपिक है, क्लास शानदार है। और आज हम लाए हैं पर्वत श्रेणी और पठार का पार्ट 2। मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर आप सबसे पहले आप इस वीडियो को ना देखें, कल के मैंने वीडियो बनाया, पहले आप उससे देखें ताकि उस वीडियो को देखने के बाद यह सीरीज काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ और मैंने कहा कि यह वीडियो बनाने का एकमात्र मेरा उद्देश्य है ताकि नदी के टॉपिक को और भारत के भौगोलिक रचना को काफ़ी अच्छे से मैं आपको समझा पाऊँ। चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है पर्वत श्रेणी पठार पार्ट 2 है। सबसे पहले कल जहाँ तक मैंने खत्म किया था उसकी बाद हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पश्चिमी घाट को। किससे बात कर लेते हैं? पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, जो ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगर आप इस तरह से अगर आप भारत की अगर आप एग्जांपल लेते हैं, अगर आप मैप देखेंगे, मैंने भारत का मैंने मैप बनाया, तो यह जो आप क्षेत्र देखते हैं यही क्षेत्र क्या कहलाती है? पश्चिमी घाट। यानी पश्चिमी घाट कहां से है? तो ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक। और इसका विस्तार, पश्चिमी घाट का विस्तार जो है वो लगभग 1600 किलोमीटर है। अगली हम बात कर लेते हैं औसत ऊंचाई की। तो इसकी औसत ऊंचाई जो है वो तकरीबन 1200 मीटर है। किसी किताब में 900 से लेकर 1200 मीटर तक लिखा हुआ है। आप लगभग याद कर ले कि इसकी जो एवरेज ऊंचाई है वो 1200 मीटर है। हम इसे सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। और सबसे बड़ी खास बात है कि यह जैव विविधता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। किस चीज के लिए? जैव विविधता के लिए। आप जानते होंगे साइलेंट वैली, और जानते हैं साइलेंट वैली केरल में है, बहुत ही फेमस है। और यह पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है साइलेंट वैली। अब अक्सर आप देखते होंगे, एक बात आप आगे देखेंगे कि नदियां जो पश्चिमी तरफ से निकलेंगी अरब सागर की तरफ ना गिरकर वो क्या होते हैं? बंगाल की खाड़ी तरफ गिरती है। ऐसा क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि जो पश्चिमी ढाल है वह एकदम खड़ा है, और जबकि पूर्वी ढाल यानी इस तरफ जो है एकदम खड़ा है, और पूर्वी ढाल कैसा है? मंद है। इससे दो चीजें समझ में आती हैं। सबसे पहली बात है कि इसी वजह से नदियां निकलेंगी अचानक से खड़ा होने के कारण, जिधर मंद है उधर की तरफ यानी भारत के पूर्वी हिस्से की तरफ निकलेंगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट समझिएगा, जानते जो भारत की नदियां अरब सागर में गिरती हैं, लगभग वे सभी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। जानते क्यों नहीं करती है? क्योंकि पश्चिमी ढाल एकदम खड़ा है और काफी तेजी से पानी की धारा क्या होती है? गिरती है। पानी की धारा तेजी से गिरने के कारण सिल्ट का जमाव नहीं होता है, डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। जबकि जो नदियां पूरब की तरफ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, उनका ढाल मैंने लिख दिया कि पूर्वी ढाल मंद होता है। और यही वजह है कि पूरब की तरफ पूर्वी हिस्से में, पूर्वी क्षेत्र में क्या होती है? डेल्टा का निर्माण करती है। तो याद रखेंगे, पश्चिमी ढाल ऊंचा होने के कारण, खड़ा होने के कारण, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, पश्चिमी हिस्सा खड़ा होने के कारण किसी भी प्रकार का डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। और जानते हैं पश्चिमी घाट को 16 डिग्री अक्षांश जो गोवा से गुजरती है, तो 16 डिग्री अक्षांश इसी दो भागों में बांटती है। मैंने लिख दिया है 16 डिग्री अक्षांश। और यह पता कहां से गुजरता है? यह भारत के गोवा से गुजरता है। 16 डिग्री के ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं उत्तरी सह्याद्री, और निचले वाले हिस्से को क्या कहते हैं? दक्षिणी सह्याद्री। यानी 16 डिग्री अक्षांश सह्याद्री को दो भागों में बांटती है। 16 डिग्री के ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं उत्तरी सह्याद्री, और 16 डिग्री के नीचे वाले हिस्से को कहते हैं दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की जो सर्वोच्च चोटी है, कौन? उत्तरी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है, मैंने बनाया है सबसे ऊंची चोटी। और इस चोटी का क्या नाम है? कालसुबाई। कालसुबाई, जिसकी ऊंचाई 1664 मीटर है, जबकि
दक्षिणी सह्याद्री का सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम है कुद्रेमुखी। क्या नाम है? कुद्रेमुखी। और इसकी जो ऊंचाई है 1892 मीटर है। यानी उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कलसुबाई और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कुद्रेमुखी। समझ में आ चुका होगा। अब एक और चीज जानना है, पता है उत्तरी सह्याद्री में ही कलसुबाई तो सबसे ऊंची चोटी है, जबकि इसकी जो दूसरी सर्वोच्च चोटी है, जो सेकंड सबसे ऊंची चोटी है, इस चोटी का नाम है महाबलेश्वर। क्या नाम है? महाबलेश्वर। और जानते हैं इसी महाबलेश्वर से 5 प्रमुख नदियां निकलती हैं। इस महाबलेश्वर से 5 प्रमुख नदियां निकलती हैं। कौन कौन है? तो उसका नाम है कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री, कोयना। क्या नाम है? कोयना। कम से कम इतना तो याद कर लीजिए, मिनिमम इतना याद कर लीजिए, प्रमुख नदी, जिस नदी का नाम क्या है? कृष्णा नदी। क्या नाम है? कृष्णा नदी। 5 नदियां निकलती हैं, लिख लें। कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री और कोयना नदी यहीं से निकलती है। अक्सर एग्जाम में पूछती है कि बताइए कृष्णा नदी कहां से निकलती है, तो आप कहेंगे महाबलेश्वर की चोटी से। अगर आपसे पूछे कि कृष्णा नदी कहां से निकलती है, पूर्वी पश्चिमी घाट कहां से, तो कहेंगे पश्चिमी घाट से। अगर सह्याद्री पूछे कि कहां से निकलती है, तो कहेंगे उत्तरी सह्याद्री से। तो सब कुछ क्लियर है। महाबलेश्वर की चोटी बहुत ही फेमस है, इसलिए फेमस है क्योंकि यहां से 5 प्रमुख नदियां निकलती हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं पश्चिमी घाट आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम बात कर लेते हैं पूर्वी घाट का। पूर्वी घाट की विस्तार कहां से कहां तक है? देखिए, यह जो हिस्सा था यह पश्चिमी घाट है। यह ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कहां तक? कन्याकुमारी तक। और कन्याकुमारी से लेकर ओडिशा के तट तक, या यूं कहें ओडिशा से लेकर कन्याकुमारी के तट को क्या कहते हैं? पूर्वी घाट कहते हैं। इसकी जो औसत ऊंचाई है 1100 मीटर है। कितनी? 1100 मीटर है। ये चीज और आप बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप कॉमन सेंस मतलब खुद से भी गेस कर सकते हैं। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बताइए कौन सबसे ऊंचा है, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट, तो आप कहेंगे पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट। आप क्या कहेंगे? देखिए, नदियां निकलती है पश्चिमी घाट से और गिरती कहाँ की तरफ है? पूरब की तरफ गिरती है, बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती है। यानी सीधा सी बात है कि इधर ऊंचाई ज्यादा होगा और इधर ऊंचाई क्या होगा? कम होगा। तो 2 बातें याद रखें कि पूर्वी घाट की ऊंचाई पश्चिमी घाट की ऊंचाई में के तुलना में कम है। दूसरी बात है, जैव विविधता के लिए, अपने बायोडाइवर्सिटी के लिए दोनों घाट फेमस है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र है वो पश्चिमी घाट में है। चलिए, अब मैंने किस पहाड़ी का मैंने नाम लिखा है, जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पहाड़ी का मैंने नाम लिखा है, जैसे मैंने लिखा नल्ला मलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, जवादी, सेवराय और पंचमलाई पहाड़ियां। ये जितने भी आप पहाड़ी देख रहे हैं ना, ये सभी पहाड़ी पूर्वी घाट में है। अगर आपको याद करना है तो याद कर लीजिए कि नल्ला मलाई, वेलिकोंडा और पालकोंडा यह भारत के आंध्र प्रदेश में है, जबकि जवादी पहाड़ी, सेवराय पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी ये जो है भारत के तमिलनाडु में है। कहां पे? तमिलनाडु क्षेत्र में। एग्जाम में पूछ भी लेता है कि बताए सेवराय की पहाड़ियां भारत के किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। देखिए, मुझे कुछ पहाड़ियां मुझे पश्चिमी घाट से भी लिखना चाहिए था, मैंने नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूं, आप याद कर लेंगे। पश्चिमी घाट के पहाड़ी का नाम, पश्चिमी घाट के प्रमुख पहाड़ी में एक लिख देते हैं नीलगिरी, आप नाम सुनेंगे नीलगिरी का। इसके बाद प्रमुख पहाड़ी में आती है अन्नामलाई। कौन है? अन्नामलाई। और एक और आप याद कर दे, कार्डामम की पहाड़ी। तो कार्डामम या इसी को क्या कहते हैं हम? इलायची की पहाड़ी। क्या कहते हैं? इलायची। मैं बताना भूल गया था, पश्चिमी घाट के भी प्रमुख
क्या कहा से पहाड़ियां हैं, जैसे नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, इलायची अकड़ामाम की पहाड़ी और पूर्वी घाट की तरफ मैंने पहाड़ी मैंने बता दी। अब देखिए दो बातें मैं नोट में मैंने लिख दिया है। यह जो पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है, यह जो पश्चिमी घाट है और यह जो पूर्वी घाट है, यह दोनों आकर मिल जाती है और जिस जगह पे मिलती है उस जगह का नाम है पाल घाट गैप। क्या नाम है? पाल घाट गैप। अक्सर एग्जाम में आता है कि बताइए पाल घाट गैप या फिर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल कहां पे है? तो पाल घाट गैप पे है। तो याद रखिएगा कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहां पर आकर मिलती है? तो यह मिलती है पाल घाट गैप पे। अब एग्जाम में पाल घाट गैप नहीं रहेगा, पहाड़ी का नाम रहेगा, तो क्या टिक करेंगे? एक्चुअली ये जो पाल घाट जो गैप है ना, ये नीलगिरी पहाड़ी में पड़ता है। कहां पड़ता है? नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में ही पड़ता है पाल घाट गैप। तो मैंने ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है नीलगिरी पहाड़ी या फिर पाल घाट गैप। दूसरी बात है, पश्चिमी घाट अपनी जैव विविधता के लिए बहुत प्रसिद्ध है और इसीलिए पश्चिमी घाट के पर्वत श्रृंखलाओं को यूनेस्को ने 2012 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। तो मैंने पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की मैंने लगभग सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक लास्ट चीज आप और ध्यान रखेंगे घाट को लेकर कि चाहे पश्चिमी घाट हो या पूर्वी घाट हो, इस दोनों घाटों में ऊपरी क्षेत्र के हिस्सा में निचली क्षेत्र यानी उत्तरी क्षेत्र के तुलना में दक्षिणी क्षेत्र की जो ऊंचाई है वो ज्यादा है और विविधताएं ज्यादा दिखती हैं। अगर हम बात कर लेते हैं एक और पठार की, इस पठार का नाम है धारवाड़ का पठार, जो मुख्यतः कर्नाटक में है। कहां पे है? कर्नाटक में है और यह परिवर्तित चट्टानों का बना है। किस चट्टानों का बना है? परिवर्तित चट्टानों का। जानते हैं इस पहाड़ी के पश्चिम में दो प्रमुख पहाड़ियां हैं। इस पठार के पश्चिम में, धारवाड़ पठार के पश्चिम में दो प्रमुख पहाड़ियां हैं। एक पहाड़ी का नाम है बाबा बुदन और एक पहाड़ी का नाम है ब्रह्मगिरी। अब ब्रह्मगिरी से आपको पता चल चुका होगा, पता है इसी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से दक्षिण की जो गंगा कहलाती है, दक्षिणी गंगा, जिसे हम क्या कहते हैं? कावेरी। जानते कावेरी नदी का उद्गम इसी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से है। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बताइए कावेरी का उद्गम कहां से है? तो आप कहेंगे ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। कृष्णा का उद्गम कहां पे है नदी का? तो मैंने बता दिया महाबलेश्वर की पहाड़ी से। तो याद रखेंगे कि यह जो कावेरी नदी है इसका भी उद्गम धारवाड़ पठार के ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से है। अगली हम बात कर लेते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। यह जो नीलगिरी की पहाड़ी, यस वही बात नीलगिरी मैंने बताया ना कि यह पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु और केरल क्षेत्र तक विस्तृत है। तमिलनाडु से लेकर कुछ हिस्से इसके केरल तक भी विस्तृत है और इसकी जो सर्वोच्च जो चोटी है उसका क्या नाम है पता है? डोड्डा बेट्टा। क्या नाम है? डोड्डा बेट्टा। आप इसकी ऊंचाई याद कर लेंगे, इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। और जानते हैं यह जो नीलगिरी पहाड़ी की जो सर्वोच्च चोटी जिसका नाम है डोड्डा बेट्टा, यह दक्षिण भारत की दूसरी सेकेंड सबसे लार्जेस्ट चोटी है। कौन? सेकेंड लार्जेस्ट चोटी है। साउथ इंडिया के दूसरी सर्वोच्च चोटी का ही क्या नाम है? डोड्डा बेट्टा। और जानते हैं मैंने अभी बताया कि नीलगिरी के दक्षिण में क्या है? पाल घाट है और यही पाल घाट पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का क्या है? मिलन स्थल है। अगला हम बात कर लेते हैं अन्नामलाई की पहाड़ी। और जानते हैं अन्नामलाई की पहाड़ी तमिलनाडु और केरल राज्य में है और इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? तो इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है अन्नेमुदी, जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर। जब मैंने पहले कर दिया कि डोड्डा बेट्टा की सेकेंड लार्जेस्ट है और इससे ज्यादा ऊंचा कौन है? अन्नेमुदी, यानी अन्नेमुदी जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर है, या दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है जिसका नाम क्या? अन्नेमुदी। कहां पड़ता है? अन्नामलाई की पहाड़ी में।
और एक चीज याद रखेंगे, VVI, यह जो आप अन्नेमुदी देख रहे हैं, अन्नेमुदी, मैं नाम लिख देता हूं, इसका नाम क्या है, अन्नेमुदी। और यह जो अन्नेमुदी है ना, 3 पहाड़ियों का केंद्र है। इसी के नीचे की तरफ जो पहाड़ियों का जो श्रृंखला गई है, नीचे की तरफ पहाड़ी का श्रृंखला, इसी को क्या कहते हैं हम, इलायची की पहाड़ी। क्या कहते हैं, इलायची की पहाड़ी। और इसके उत्तर की तरफ, इसके उत्तर की तरफ जो पहाड़ी है, पहाड़ी इसके ऊपर में, उसके ऊपर में यही पहाड़ी आती है जिसका क्या नाम है, अन्नामलाई की पहाड़ी। क्या आती है, अन्नामलाई की पहाड़ी। और एक और पहाड़ी का रेंज उत्तर पूरब की तरफ गया है। किधर गया है, उत्तर पूरब की तरफ गया है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए मैं इसका नाम बोल रहा हूं मैं, पालनी की पहाड़ी। क्या कहते हैं, सॉरी, पालनी की पहाड़ी। ये बहुत ही फेमस है, पालनी की पहाड़ी। देखिए डायरेक्शन याद रखिएगा, साउथ की तरफ, साउथ में इलायची की पहाड़ी, नॉर्थ में अन्नामलाई की पहाड़ी, और इसी के नॉर्थ में और कहां पे, पूरब में पालनी की पहाड़ी है। तो सभी चीजें मैंने आपको बता दिया। और यहाँ की जो प्रमुख दर्रे हैं, ये दर्रे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसे याद कर लीजिएगा, एक बार रिकॉल कर लीजिए कि साउथ इंडिया की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अन्नेमुदी। अन्नेमुदी 3 पहाड़ियों का केंद्र है। उत्तर की तरफ अन्नामलाई, दक्षिण की तरफ इलायची की पहाड़ी, और उत्तर पूरब की तरफ पालनी की पहाड़ी है। प्रमुख दर्रे की बात कर लेते हैं। दर्रा, वीडियो ज्यादा लंबा ना बने, चलिए इसलिए मैंने लिख दिया है। पहला थाल घाट दर्रा, जो मैंने पढ़ाया, साउथ में ये दर्रे है। पहला थाल घाट दर्रा, यह मुंबई टू नासिक। भोर घाट दर्रा, मुंबई टू पुणे। पाल घाट दर्रा, पलक्कड़ से कोयम्बटूर। और सेनकोट्टा जो है वो तिरुवनंतपुरम से मदुरै तक है। और संपर्क मार्ग की बात करें तो जो सबसे लंबी है, लंबी, वह है भोर घाट। कौन है, भोर घाट। इसकी लंबाई तकरीबन 630 किलोमीटर तक है ये भोर घाट। और सबसे जो छोटी चारों में है वो है सेनकोट्टा, वो संपर्क मार्ग है जिसकी लंबाई लगभग 280 किलोमीटर है। तो सबसे लंबा भोर घाट और सबसे छोटा सेनकोट्टा। अब हम लोग को ट्रिक से याद करवा देते हैं। थाल घाट मतलब थाली, थाली। थाल घाट मतलब क्या होता है, थाली। और थाली में क्या मिलता है, खाना। तो खाना कहाँ से, तो मुंह से लेकर नाक तक है। कहाँ से, मुंह से लेकर नाक तक। तो थाल घाट का है मुंबई से नासिक, मुंह से लेकर नाक तक। भोर घाट दर्रा, मैंने भोर घाट दर्रा को ट्रिक से याद किया कि मुंबई से पुणे जाते जाते सुबह हो जाता है, सबसे लंबा यही है। तो मुंबई टू पुणे आप याद कर लेंगे, इस पे ज्यादा भी फोकस नहीं करेंगे। ट्रिकी वीडियो हम बाद में लाएंगे, पहले आप कंसेप्चुअल पढ़ लीजिए। अगला बात कर लेते हैं दक्कन की पठार का। जानते हैं ताप्ती नदी के दक्षिण में, किस नदी के दक्षिण में, एक मैं बात बता, ये इसका क्या नाम मैंने बनाया, ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार क्षेत्र, पठारी क्षेत्र है। कैसा है, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर जो पठारी क्षेत्र है, इसी पठारी क्षेत्र को दक्कन का पठार कहते हैं। कभी खींचड़ी मत कीजिएगा। दक्कन के पठार के अंतर्गत 3 क्षेत्र को शामिल किया गया। पहला दक्कन ट्रैप, दूसरा कर्नाटक का पठार, तीसरा आंध्रा का पठार। तीनों को मिलाकर कहते हैं क्या, दक्कन का पठार। दक्कन ट्रैप की बात कर लेते हैं। दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। और दक्कन ट्रैप जनरली बेसाल्ट चट्टानों से बना है। और इसी बेसाल्ट चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, जो कपास की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में कपास का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यह जो दक्कन ट्रैप है वो इसका बहुत सारे क्षेत्र कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। और इसका निर्माण जो हुआ है दक्कन ट्रैप का बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। और यही बेसाल्ट चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण होता है, और जो कपास की खेती के लिए बहुत प्रमुख फेमस होती है। अब हम बात कर लेते हैं कर्नाटक का पठार का। देखिए याद कीजिए, मैंने लिखा है यहाँ पे बाबा बुदन की पहाड़ी, कहाँ पे, कर्नाटक में। तो ये जो कर्नाटक का पठार है यह भी दक्कन ट्रैप का भाग है। आपको याद करना, याद कर लीजिए कि बाबा बुदन सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है।
किसका? कर्नाटक का पठार का बाबा बुदन सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है और जिसकी सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम है मुल्यानगिरी या मुलंगिरी। और जानते हैं यह किस चीज के लिए फेमस है मुल्यानगिरी या फिर पूरा कर्नाटक का पठार? ये बहुत फेमस है लो अयस्क के लिए। भारत में सबसे ज्यादा जो लो अयस्क कर सकते हैं प्रसिद्ध है वो कर्नाटक का पठार है। तीसरा आंध्रा का पठार। आंध्रा के पठार के अंतर्गत रॉयल सीमा और तेलंगाना का पठार आता है। कौन कौन आता है? रॉयल सीमा और तेलंगाना का पठार। मैंने तेजी से बता दिया, आप वीडियो को बैठ जाइए और आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अगला हम बात कर लेते हैं भारतीय मरुस्थल के बारे में हम बात कर लेते हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठता होगा कि आखिर मरुस्थल किसे कहते हैं, मरुस्थल को कैसे डिफाइन किया गया है? तो आप याद रखेंगे कि जिस क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, कितना? 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र कहते हैं। और भारत का जो सबसे जो प्रमुख मरुस्थल है उसका क्या नाम है? थार। क्या नाम है? थार। आज की क्लास में हम आपको याद करवा देंगे कि थार मरुस्थल की लोकेशन क्या है, कहां पे है। ये है अरावली पर्वत। ये कौन पर्वत मैंने बनाया? इस पर्वत को मैंने बनाया क्या? अरावली पर्वत। और जानते हैं अरावली पर्वत के उत्तर पश्चिम में, किधर? अरावली पर्वत के उत्तर पश्चिम में तथा इसी अरावली के पश्चिमी किनारे पर जो मरुस्थलीय क्षेत्र है यही कहलाता है थार मरुस्थल। क्या कहलाता है? थार मरुस्थल। कैसे बताया मैंने? तो अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम और अरावली के पश्चिम वाला क्षेत्र का जो मरुस्थल है, इसी मरुस्थलीय मैदान को हम थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो थार मरुस्थल है ये भारत के किन राज्यों में है? तो ये राजस्थान में ही नहीं है, सबसे ज्यादा राजस्थान में है, लेकिन राजस्थान के अलावा इसका कुछ भाग, राजस्थान के अलावा इसका कुछ भाग पंजाब में भी है, कुछ भाग हरियाणा में भी है और साथ ही साथ इसका कुछ भाग गुजरात में भी पड़ता है। और थार के बारे में आप याद कर लेंगे कि पूरी दुनिया में मरुस्थलीय क्षेत्रों की बात करें तो सर्वाधिक जन घनत्व, क्या? सर्वाधिक जन घनत्व वाला कोई मरुस्थल है तो उसका नाम है थार। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि बताइए कि विश्व में सबसे ज्यादा जन घनत्व आदमी किस मरुस्थल में डेंसिटी के मामले में टॉप कौन है? उसका क्या नाम है? थार। अब थार मरुस्थल को भी ढाल के आधार पर, ढलान के आधार पर, चलिए हम लिख देते हैं ढलान, ये स्लोपिंग के आधार पर इसे दो भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? दो भाग में। जो इसकी उत्तरी जो ढाल है, ऊपर की तरफ से जो ढाल है, यह जाकर सिंध प्रांत की ओर है। किधर की ओर है? सिंध प्रांत। अब आपको पता होगा कि पाकिस्तान में भी थार मरुस्थल है क्योंकि सिंध प्रांत कहां पड़ता है? तो पाकिस्तान में। तो इसकी उत्तरी जो ढाल है इस मरुस्थल का वो सिंध प्रांत में है, जबकि दक्षिणी जो ढाल है वो कहां पे है? तो ये कच्छ के रण की तरफ है। किधर है? ये कच्छ के रण की तरफ। अब मैंने ये क्यों बताया? मैंने इसलिए बताया क्योंकि कच्छ के रण को हम लोग सफेद मरुस्थल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सफेद मरुस्थल। खिचड़ी नहीं कीजिएगा। कच्छ के रण को सफेद मरुस्थल के नाम से जानते हैं, जबकि लद्दाख को शीत मरुस्थल के नाम से जानते हैं। तो मैंने आपको भारत के यह जो प्रमुख जो मरुस्थल क्षेत्र जिसका नाम है थार मैंने बता दिया। मेरे भाई, अगर आपको लगता है कि वाकई में मैंने आपके लिए मेहनत किया, यह वीडियो आपको पसंद आया, दिल को छू गया, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाली क्लास थी, तो मेरी इस मेहनत को देखते हुए आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना अधिक से अधिक हो शेयर कीजिए ताकि मैं और ज्यादा एनर्जी के साथ मैं आपको पढ़ाऊं। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ अगले क्लास में।